तो आज हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था, जीडीएम के रिगार्डिंग बात करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस। और विल टॉक इन डिटेल, लाइक थ्योरी तो हमने बताया हुआ है, एमसीक्यूज़ डिस्कशन करेंगे, साथ में हम थोड़ा बहुत लाइक थ्योरी भी डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट योर डाउट विल बी रीच आउट। सो कोई भी डाउट हो बीच में इंटरप्ट करना और पूछना क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा कोई भी। चलिए तो बात करते हैं। आई होप थ्योरी सबको पता है और उस हिसाब से हम एमसीक्यू बात कर रहे हैं पूरा क्लास, और शुरू से एंड तक सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको आंसर देना है, सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा बताने के लिए और तुम्हें भी याद होने में आसानी होगा। तो चलिए, पहला वाला क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट। पहला वाला ऑप्शन है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इज डन बिटवीन 24 to 28 weeks of gestation. B, 50 gram of sugar is given for screening test. And insulin resistance improves with pregnancy. D, diabetes control before conception is important to prevent malformation. इनमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे बोल दिया ना ट्रू अबाउट डायबिटीज, बट एंड में बोल दिया कि एक्सेप्ट है, ठीक है ना? कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, वो बोलना है। बी है, बी मतलब 50 ग्राम ऑफ शुगर इज गिवन फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, ये लग रहा है ना? डी मतलब कौन सा? सी बोल रहे हो? कौन बोल रहा है बी? 50 ग्राम ऑफ शुगर इज गिवन फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। बताओ कितना ग्राम दिया जाता है? 75 ग्राम। ओके, वेरी गुड, 75 ग्राम दिया जाता है। और मोस्ट कॉमनली इंडिया में जो फॉलो किया जाता है ना, वो है 75 ग्राम का, जो क्राइटेरिया बोला जाता है मोस्ट कॉमनली, लाइक डिप्सी क्राइटेरिया जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय डिप्सी क्राइटेरिया? डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, मैंने ये थ्योरी वाला क्लास में बताया हुआ है। तो वहाँ पे दिया जाता है कितना? 75 ग्राम, ठीक है? अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये बोलता है कि हमें ये जो कि बेसिकली डायबिटीज़ को या जीडीएम को डायग्नोज करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, याद रखना हमारे पास जो अवेलेबल है। पहला वाला है, एक बोलते हैं हम लोग 2 स्टेप अप्रोच, एंड सेकंड बोलते हैं हम लोग कि 1 स्टेप अप्रोच, एंड थर्ड हम लोग जो इंडिया में फॉलो करते हैं वो है डिप्सी क्राइटेरिया, ठीक है? तो 2 स्टेप अप्रोच और 1 स्टेप अप्रोच एंड डिप्सी क्राइटेरिया, ये तीनों में क्या अंतर है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? ये पूछा ट्रू अबाउट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, राइट? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जीसीटी, जिसे हम बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज बिटवीन जीसीटी एंड जीटीटी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बताओ? जीसीटी मीन्स ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, वेरी गुड, एंड जीटीटी मीन्स ग्लूकोज टॉलरेंस, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड, otherwise we are saying like oral glucose tolerance test, sometime we are saying OGTT, right? Oral glucose tolerance test, test sometime we are saying। अगर मान के चलो स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर रहे हैं, जीसीटी इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड दिस इज में तो सर 50 ग्राम दिया जाता है। हाँ, कंफर्मेटरी। दोनों में समझ में आ रहा है अंतर? जीसीटी एक मतलब मान के चलो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ से हमें पता नहीं चला, देन विल मूव टू ओजेटीटी। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज एज पर द गाइडलाइन गिवन बाय एससीओजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी। तो एससीओजी गाइडलाइन के हिसाब से पहले हमें क्या करना? स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पता चल गया तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ओजेटीटी टेस्ट नहीं करेंगे। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में डाउट आया तो हम जाएंगे कहाँ पे? ओजेटीटी टेस्ट कराने में। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कितना स्टेप हुआ बताओ? 2 स्टेप हुआ है या ना? बोलो 2 स्टेप। क्या स्टेप हुआ? पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे,
यहाँ पे डाउट हुआ, देन विल मूव टू कंफर्मेटरी। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। अभी पहला वाला जो टेस्ट है, यस सर, जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है 50 ग्राम ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। समझ गए? अगर हमें यहाँ से पता नहीं चला, विल मूव टू कंफर्मेटरी टेस्ट। यहाँ पे दिया जाता है डबल डोज का, कितना? 100 ग्राम। क्या गलत बोल दिया? अगर बी यहाँ पे बोल दिया कि 50 ग्राम ऑफ शुगर इज गिवन फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या गलत हो गया? क्या ये गलत हो गया? हाँ या ना बोलो। नो सर। सो एज पर द एसीओजी गाइडलाइन ये बोला कि 2 स्टेप अप्रोच में हम जाएंगे, जहाँ पर हमें अगर कोई मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, और हमें डायग्नोसिस करना है उसे जीडीएम है या नहीं, तो हमें 2 स्टेप में टेस्ट करना पड़ेगा। पहला वाला टेस्ट हमें क्या करना, जीसीटी टेस्ट करना है, स्क्रीनिंग करेंगे, देंगे कितना? 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देंगे। लेकिन कब ये टेस्ट करना, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है जीसीटी। यहाँ पे ऊपर लिख दिया पहला वाला ऑप्शन में, क्या? जीसीटी शुड बी डन बिटवीन 24 to 28 वीक्स। दिस इज द टाइम लाइन जहाँ पे हमें करना होता है, बिकॉज दिस इज द पिक टाइम जहाँ पर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल में होता है, और यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस विल बी हायर, मैक्सिमम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब इंसुलिन काम नहीं कर पाता। और 24 to 28 वीक्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट का ग्लूकोज होगा मदर के ब्लड के अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पर बेसिकली हमें ये टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा ट्राइमेस्टर है बताओ? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर? 24 to 28 वीक्स, ये कौन सा वाला ट्राइमेस्टर होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर, वेरी गुड। नाउ दिस इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो सबसे डेंजर वाला जीडीएम का अगर मान के चलें तो जीडीएम के लिए सबसे डेंजरस है, सबसे खतरा है, जहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मोस्ट कॉमनली, वो है क्या? थर्ड ट्राइमेस्टर वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से अगर मान के चलेंगे सबसे बड़ा खतरा है जीडीएम का, वो है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो पहले हमें क्या करना, कोई मदर आया तो जीसीटी टेस्ट करना है। कब करना है? 24 to 28 वीक्स के अंदर। और 2 स्टेप अप्रोच में करेंगे क्या? पहले जीसीटी टेस्ट करेंगे, मतलब ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जहाँ पर 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए, और देने के बाद 1 घंटे के बाद करेंगे टेस्ट। हमने क्या कर दिया, कोई मदर आया, कोई फास्टिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नो फास्टिंग। याद रखना, नो फास्टिंग इज रिक्वायर्ड। फास्टिंग नहीं चाहिए मदर को, मतलब जेस्टेशनल एज कितना होना चाहिए मदर का? 24 to 28 वीक्स का होना चाहिए। फास्टिंग नहीं चाहिए। मदर आया, दे दिए क्या हम 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 घंटे के बाद हमने टेस्ट किया। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। अब यहाँ पे अगर कितना आता है, लेस देन 140 आ जाता है तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर लेस देन 140 आ जाता है, नो डायबिटीज। ठीक है ना, हम बोल देंगे कि भाई डायबिटीज है नहीं मदर को। अगर 140 to 180 के बीच में आ गया mg पर डेसीलीटर, देन वी से वी हैव ए कन्फ्यूजन, हमें यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अगर 180 से ऊपर आ गया तो बोल देंगे भाई ये कंफर्म क्या है, डायबिटीज है, जीडीएम है। समझ में आया? समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे डाउट आ जाता है 140 to 180, देन हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अभी कंफर्म के लिए क्या करना है? ओजीटीटी। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो क्या स्टेप हुआ बताओ? 2 स्टेप अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं जीसीटी, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। समझ में आया? कब किया जाता है? 24 to 28 वीक्स के बीच में। 28 वीक्स। समझ गए? क्या यहाँ पे फास्टिंग होना जरूरी है क्या? नहीं सर। नो फास्टिंग रिक्वायर्ड। वेरी गुड, नो फास्टिंग रिक्वायर्ड। नंबर 3 हमने क्या देना? ग्लूकोज देना है। ग्लूकोज का डोज क्या होगा बताओ? 50 ग्राम दे देंगे। वेरी गुड, 50 ग्राम। हाँ, और उसके बाद क्या? 1 आवर के बाद हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे? ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। टेस्ट में कितना आना चाहिए? ठीक है, बताओ। लेस देन 140। हाँ, बोल देंगे mg पर डेसीलीटर अगर आया तो बोल देंगे दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अगर आ गया, मान के चल रहे हैं 140 to 180 के बीच में, तो हमें ये क्या है बताओ? डाउट लग रहा है। ठीक है ना, तो डाउट है, डाउटफुल है, विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? जीटीटी। ओजीटीटी। हाँ, ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, राइट। अगर 180 से ज्यादा आ गया तो बोल देंगे कंफर्म डायबिटीज है। डायबिटीज।
अभी ओजीटीटी में क्या करेंगे भाई, ओजीटीटी ये हो गया क्या, कंफर्मेटरी टेस्ट, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अभी ओजीटीटी में क्या करना है, यहाँ पे फास्टिंग चाहिए, पहले क्या था जीसीटी में नहीं चाहिए था। अभी ओजीटीटी का क्या होगा, ओजीटीटी का क्या हालत है, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, फास्टिंग चाहिए। फास्टिंग कितने घंटे का चाहिए, ओवरनाइट फास्टिंग 8 से 10 घंटे का फास्टिंग चाहिए। समझ गए, हाँ या ना बोल दो, समझ गए क्या। यहाँ पे कितना ग्राम का ग्लूकोज दिया जाएगा, मैंने बोला था उसका डबल, 75। ठीक है, नहीं डबल दिया जाता है 50 ग्राम, मतलब यहाँ पे कितना दिया जाएगा ग्लूकोज, 100 ग्राम, ठीक है। 75 मैं बोल रहा हूँ, 75 कहाँ पे है मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 100 ग्राम दिया जाता है। समझ गए। यहाँ पे अगर फास्टिंग किए हैं, इसका तो कोई ज़रूरत होगा ना, फास्टिंग की है मतलब डेफिनेटली हम क्या करेंगे, फास्टिंग, हाँ FBS करेंगे, ठीक है ना। तो पहला टेस्ट हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज देने से पहले हम क्या कर दिए, पहले फास्टिंग का टेस्ट कर दिए। फास्टिंग 8 से 10 घंटे का रखे हैं, मतलब क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लेंगे। अभी उसके बाद देंगे क्या, 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद यहाँ पे 3 टाइम लाइन्स होता है, 3 टाइम लाइन्स। पहले 100 ग्राम ग्लूकोज देने का 1 घंटे के बाद, और उसका 2 घंटे के बाद, एंड 3 घंटे के बाद, ठीक है। मान के चलो किसी ने 11 AM में दिया था, क्या हमने दिया था ग्लूकोज 100 ग्राम का, तो हम 12 नून को क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, उसके बाद 1 PM को, एंड देन 2 PM को। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। सो ग्लूकोज देने का मतलब 3 टेस्ट किया जाएगा, 1 घंटे के बाद, देन ग्लूकोज देने का 2 घंटे के बाद, एंड ग्लूकोज देने का 3 घंटे के बाद। अगर कोई भी यहाँ पे कितना टेस्ट हुआ, फिर टोटल कितना टेस्ट हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, टोटल हो गया 4 बार हमने टेस्ट किया है। अगर 2 या उससे ज़्यादा अबनॉर्मल आया, अबनॉर्मल या फिर ये बोलते अबनॉर्मल इन द सेंस हाई आना चाहिए, कम होने से थोड़ी ना बोलेंगे। अगर हाई आया तो बोल देंगे क्या, ये हो गया ZDM। समझ गए, हाई आना बोलो। यस सर। अब यहाँ पे कट ऑफ समझ लेते हैं। कट ऑफ इन द सेंस कब मानेंगे कि ये डायबिटीज है नहीं, और उससे ऊपर आया तो डायबिटीज बोल देंगे। फास्टिंग का हम मान रहे हैं मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 105 mg/dL, उससे ऊपर गया तो डायबिटीज है। 1 घंटे के बाद हमने जो टेस्ट किया था वो 190 के अंदर होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा गया तो बोल देंगे डायबिटीज है, ठीक है। इसका कट ऑफ सब देख लो। 2 घंटे के बाद ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 165 mg/dL, ये हो गया कट ऑफ लाइन, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर डायबिटीज़ मतलब बोलेंगे तो फिर इसके ऊपर होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ डायबिटीज़ है। तो कट ऑफ समझ लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 145 mg/dL। तो ये सारे होते हैं कट ऑफ्स, जहाँ पे अगर इससे ऊपर गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये भाई डायबिटीज़ है करके। ये हो गया क्या, 2 स्टेप अप्रोच, 2 स्टेप अप्रोच। और एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं 1 स्टेप अप्रोच, मैंने बोला था 1 स्टेप अप्रोच। ये 1 स्टेप अप्रोच में क्योंकि हम एक ही बार टेस्ट करेंगे, तो पहले कितना था 50, 2 स्टेप अप्रोच में, उसके बाद था क्या 100। क्योंकि हम एक बार टेस्ट कर रहे हैं तो इसका एवरेज ले लो, कितना हो गया 75। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या। क्योंकि एक ही बार हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसका एवरेज हम ले रहे हैं कितना 75, ना हम कम ले रहे हैं ना ज़्यादा ले रहे हैं, तो बीच में ले गया कितना 75 ले लिए। इतना समझ गए बात, समझ गए क्या, हाँ या ना बोल दो। हाँ तो ये हमने बात कर लिया कि 1 स्टेप अप्रोच में जब भी हम कोई एक बार टेस्ट करना चाहते हैं तो कितना लेंगे, कोई भी हो, वो चाहे डिप्सी क्राइटेरिया हो या 1 स्टेप अप्रोच हो, दोनों में कितना लिया जाता है 75 ग्राम। समझ गए, दोनों में 75 ग्राम दिया जाता है। समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो। हाँ जब हम 2 स्टेप अप्रोच में जाते हैं तो पहले हम देते हैं 50, उसके बाद क्या 100 ग्राम। समझ गए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो समझ लेना। पहला वाला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 50 ग्राम का, कंफर्मेटरी टेस्ट जो ओजीटीटी हम कर रहे हैं वो है 100 ग्राम का। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 स्टेप अप्रोच ले रहे हैं, एक ही स्टेप में हम करेंगे, 2 स्टेप नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम ले रहे हैं कितना 75 ग्राम। कब टेस्ट किया जाएगा, अगेन 24 to 28 वीक्स के बीच में, दिस इज द पीक टाइम, राइट। समझ गए क्या। यहाँ पे पेशेंट को क्या चाहिए, फास्टिंग चाहिए।
क्या चाहिए बताओ? वन स्टेप अप्रोच में फास्टिंग चाहिए, तो डेफिनेटली हमने क्या चाहिए? फास्टिंग कर मतलब पेशेंट को छोड़ा है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? फास्टिंग ब्लड शुगर बेस चाहिए, इसीलिए तो फास्टिंग बोला, हाँ या ना बोल दो। अब ये फास्टिंग के बाद हम क्या करेंगे? पेशेंट को दे देंगे कितना? 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमने टेस्ट कर दिया फास्टिंग ब्लड शुगर, देन 75 ग्राम का ग्लूकोज दे दिया। फिर हमें टेस्ट करना, कितने बार टेस्ट करेंगे? 2 बार, ठीक है। नंबर 1 आफ्टर 1 आवर एंड देन आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब ये मान के चलो देने का 2 घंटे के बाद, ठीक है ना? समझ गए? समझ गए क्या? तो टोटल यहां पे कितना टेस्ट हो गया? यहां पे कितना टेस्ट हो गया? ये हो गया नंबर 1 फास्टिंग, नंबर 2 हो गया 1 आवर एंड नंबर 3 हो गया सेकेंड आवर में जो हमने लिया। अब यहां पे कट ऑफ कितना है? 75 के लिए कट ऑफ तो अलग होगा। हमने 100 ग्राम लिया था तो इसलिए वहां पे कट ऑफ था फास्टिंग का 105। यहां पे कितना होगा? द कट ऑफ विल बी 92 mg पर डेसीलीटर। जो है गाइडलाइन में वही है, हम बता रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला कि 92 ये राउंड फिगर करके 90 नहीं, ये गाइडलाइन में है, ठीक है ना? तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो 100 ग्राम के लिए था कितना था? 105। 75 के लिए कितना है? 92। समझ गए? और वहां पे 1 आवर का कितना था बताओ? 100 ग्राम के लिए 90 था, 190। हाँ 190 था। यहां पे 1 आवर के लिए कितना है? 180, 180। ठीक है। तो वहां पे कितना था 2 घंटे वाला? 165। 165। वहां यहां पे है 153। तो ये डिफरेंस है। और हम वहां पे देखते थे जो सेकेंड स्टेप में जो 100 ग्राम का वो 3rd आवर में देखते थे, लेकिन यहां पे है नहीं। समझ गए? अगर यहां पे हमने 3 टेस्ट किया तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? मोर देन 1 हाई होना चाहिए, तब हम बोल पाएंगे कि ये ZDM है। टोटल है 3 सैंपल्स हमारे पास। फास्टिंग का एक है, 2 पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज टेस्ट है जो कि 180 और 153 कट ऑफ है। कोई भी एक या उससे ज़्यादा अगर गलत आ गया, मतलब ज़्यादा आ गया, तो हम बोल पाएंगे कि ये अबनॉर्मल है। लेकिन इंडिया में ये थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, तो इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो है डिप्सी क्राइटेरिया। डिप्सी क्राइटेरिया का मतलब है, डिप्सी का मतलब क्या हुआ? डिप्सी मतलब डायबिटीज, ठीक है। प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। वेरी गुड। इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इन प्रेगनेंसी DIP खत्म हुआ, S स्टैंड्स फॉर स्टडी ग्रुप, ठीक है। स्टडी ग्रुप ऑफ I स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, इन्होंने गाइडलाइन बनाया कि हम 2 बार तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना फाइनेंशियली मतलब क्या बोलें कि फाइनेंशियली उतना स्टेबल है नहीं, एडवांस्ड है नहीं, तो हम एक ही बार में करना चाहेंगे। तो इंडिया से एक रिसर्च किया गया, तो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया इन्होंने एक गाइडलाइन दे दिया। तो हम बोल दिए कि हमें 2 बार नहीं करना, हमें 1 स्टेप अप्रोच ही लेना है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया 1 स्टेप अप्रोच ही लेना है हमें। और यहाँ पे जो टेस्ट हम कराएंगे, तो वो चाहे फास्टिंग आए, वो चाहे खाना खाने के बाद आए, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मील, हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा वो मतलब खाना खाएगा या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वो नॉट स्पेसिफिकली जो बोला जाता है मोस्ट कॉमनली कि 24 to 28 वीक्स के बीच में आना चाहिए और हम ये टेस्ट करेंगे, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोल दिया बस मदर आना ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि वो कौन सा वीक में आया है, वो खाना खाया या नहीं, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। समझ गए? हम क्या देंगे? मदर आया, दे देंगे क्या? 75 ग्राम्स ऑफ, जल्दी बताओ, 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ये 24 to 28 वीक्स के बीच में आए या उससे पहले आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम दे देंगे क्या? 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। समझ गए? और उसका 2 घंटे के बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर 2 आवर्स विल चेक द ब्लड शुगर। समझ गए? ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। अगर ब्लड शुगर कितना आया? लेस देन 120 mg पर डेसीलीटर, तो बढ़िया, दिस इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बढ़िया है। अगर मान के चलें 120 to 140 के बीच में आया, ठीक है, तो ये बोल देंगे क्या? दिस इज
ग्लूकोज, Intolerance. हाँ ग्लूकोज बढ़िया टॉलरेट कर रहा है मदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्लूकोज इन टॉलरेंस, ग्लूकोज इन टॉलरेंस एंड 120 टू 140 के बीच में आया तो बढ़िया है, और मोर देन 140 आया तो बोल देंगे क्या, जीडीएम है, जीडीएम है। एंड अगर ये 200 से ज्यादा आया तो बोल देंगे क्या, दिस इज ओवर्ट डायबिटिक diabetes. मेलिटस, ठीक है, ओवर्ट डायबिटिक मेलिटस। सो दिस इज द क्राइटेरिया गिवन बाय द डिप्सी, ठीक है ना, समझ गए। तो यही क्राइटेरिया है जिसको लेके हमने ये क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ से पूछा, 2 स्टेप अप्रोच से डेफिनेटली। 50 ग्राम और कोई जगह पे तो नहीं दिया जाता, सारे जो 1 स्टेप अप्रोच में कितना दिया जाता है, 75 ग्राम, राइट। वो चाहे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का हो या फिर डिप्सी क्राइटेरिया हो, हर जगह पे 1 स्टेप अप्रोच में हम 75 देते हैं। 2 स्टेप अप्रोच में पहला वाला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं जीसीटी, वहां पे दिया जाता है 50 एंड ओजीटीटी में दिया जाता है 100 ग्राम। तो यहाँ पे ये सही बात है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इज डन बिटवीन 24 टू 28 वीक्स, ये तो सही बात हुआ। एंड देन डायबिटीज कंट्रोल बिफोर कंसेप्शन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मालफॉर्मेशन, इज इट राइट, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. सही बात है, डायबिटीज कंट्रोल कंसेप्शन से पहले अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर द हाईएस्ट रिस्क ऑफ मालफॉर्मेशन विल बी, PhD होता है. हाँ हाँ, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को क्या हो जाता है, सबसे हाईएस्ट रिस्क ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी को डायबिटीज है मदर को, देन देयर इज हाई रिस्क ऑफ कंजेनिटल अनोमली, कंजेनिटल अनोमली। एंड मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, आई मीन कौन सा सिस्टम, मोस्ट कॉमनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड देन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन द स्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होता है, जीआई सिस्टम अफेक्ट होता है, रेनल सिस्टम अफेक्ट होता है। सीवीएस में क्या होता है मोस्ट कॉमनली, वीएसटी। VSD. VST is most common in this cardiovascular system compared to any other congenital anomaly. VSD is the most common type of congenital anomaly, right? And then और क्या होता है, ASD होता है, atrial septal defect। और क्या होता है, coarctation of aorta, coarctation of aorta होता है। एंड और क्या होता है, TGA होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। जो नहीं होता लीस्ट कॉमन इज योर TOF, मतलब हाँ लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मतलब जो नहीं होता है, रेयरली होता है, लीस्ट कॉमन। टेट्रालोजी ऑफ फैलेट इज द लीस्ट कॉमन टाइप। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अगर कोई कंजेनिटल एनोमली नहीं होता है बच्चे को, तो वो है नहीं होता है, मतलब हो सकता है बट रेयरली होगा, दैट इज योर TOF, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है मोस्ट कॉमनली, इज योर अनेंसेफली। हाँ एंटिडी होता है अनेंसेफली, वही हाँ अनेंसेफली, अनेंसेफली आता है जो कि एंटिडी का एक पार्ट है, राइट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अनेंसेफली आता है। नंबर 2 और क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा होता है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या होता है, एक एनेंसेफली और दूसरा स्पाइना बाइफिडा। स्केलेटल सिस्टम में जो होता है वो है सैक्रल आजेनेसिस, सैक्रल आजेनेसिस, सैक्रल आजेनेसिस, ठीक है, या याद रख सकते हो, या फिर इसे बोलते हैं कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। इसे अदरवाइज क्या बोलते हैं, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या हुआ, सैक्रल आजेनेसिस मतलब क्या, सैक्रम जो एंड पार्ट है स्पाइन का, वो सैक्रम डेवलप ठीक से नहीं होता है, ठीक है। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम वही एक ही नाम है इसका, सैक्रम जो बोन है या स्पाइन है वो ठीक से डेवलप ना होना। आजेनेसिस मतलब ए मतलब एब्सेंट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, ठीक से डेवलप नहीं होता, इसे बोलते हैं सैक्रल आजेनेसिस। रेनल सिस्टम में क्या होता है, वो होता है किडनी का डेवलपमेंट ना होना, इसे बोलते हैं रेनल आजेनेसिस। क्या बोलेंगे, रेनल सिस्टम में क्या होता है, रेनल आजेनेसिस, रेनल आजेनेसिस, ठीक है। अगर बोलोगे जीआई सिस्टम में क्या होता है, जीआई सिस्टम में क्या होगा, वही अनल कैनल ठीक से डेवलपमेंट नहीं होगा, अनल अट्रेसिया होता है, ठीक है, अनल अट्रेसिया। जीआई सिस्टम में क्या होता है, अनल अट्रेसिया, एनल अट्रेसिया।
So these are most common congenital anomalies that used to happen in babies of diabetic mother. ठीक है ना? तो समझ में आया यहाँ पे कौन सा वाला नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, गलत है जो स्टेटमेंट, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव्स विद प्रेगनेंसी. ये इंप्रूव नहीं होता, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ता है. इंप्रूव मतलब क्या? ठीक होना. इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है विद प्रेगनेंसी? नो, रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है. ठीक है, इंप्रूव्स का मतलब नहीं बढ़ना, इंप्रूव्स का मतलब यहां पे है ठीक होना. ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. लैक्टोजन ये एक हार्मोन है जो कि कहां से रिलीज होता है बताओ? प्लेसेंटा से. ठीक है, तो ये प्लेसेंटा से जैसे रिलीज होता है, ये क्या करता है? इंसुलिन को दबोच लेता है. भाई इंसुलिन जहां जहां पर काम करता है ये रोक लेता है, ये बैरियर है मान के चलो. सो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इंक्रीजेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर इंसुलिन काम करना रोक, मतलब इंसुलिन को रोक लेता है काम करने से, देन हमारा बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि मदर के अंदर होता है. एंड दिस यूज टू कॉज ZDM. द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट of GDM is the human placental lactogen, and there are certain other contributors as well like estrogen. ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कंट्रीब्यूट करता है GDM के अंदर, लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड एज यूजुअल लाइक कॉर्टिजोल. ठीक है, सो दीज आर वेरी कॉमन कंट्रीब्यूटर्स टू लाइक ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. आई होप सबको ये MCQ समझ में आया होगा. क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. लेट, थोड़ा ध्यान से पढ़ना और आराम से आंसर देना है इसको. लेट हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ मैक्रोसोमिया, IUCR, पोस्ट मैच्योरिटी, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन. IUCR का फुल फॉर्म क्या है पहले बताओ? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. अब यहां पे बताओ हाइपरग्लाइसेमिया, लेट, याद रखना, लेट हाइपरग्लाइसेमिया, नॉट अर्ली. लेट हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेट हाइपरग्लाइसेमिया हुआ, ये क्या इसके साथ ज्यादातर एसोसिएटेड होता है? मैक्रोसोमिया, IUCR, पोस्ट मैच्योरिटी, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन. IUCR. वाई IUCR? क्यों IUCR क्यों होगा भाई? IUCR मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन होना, ग्रोथ कम होना बच्चे का. Yes, sir. तो क्या ग्रोथ कम होता है GDM वाला बच्चों में? या मैक्रोसोमिया होता है? मैक्रोसोमिया होता है. मोस्ट कॉमनली मैक्रोसोमिया होता है. IUCR मतलब कॉमनली तो नहीं होता, राइट? मैक्रोसोमिया होता है. Yes, sir. इंडिया में जो बेसिकली बोलते हैं मैक्रोसोमिया, वो इंडिया में क्या बोला जाता है? कितना केजी से ज्यादा होने से हम मैक्रोसोमिया बोलेंगे? 4 kg. वेरी गुड, ग्रेटर देन 4 kg, या फिर हम बोलेंगे ग्रेटर देन 90th परसेंटाइल. याद रखना, ग्रेटर देन 90th परसेंटाइल या ग्रेटर देन 4 kg अगर बच्चे का वेट हुआ, देन विल से दिस इज मैक्रोसोमिया. बट ECOG गाइडलाइन सेज कि अगर मोर देन 4.5 kg हुआ, ठीक है, तब बोलेंगे मैक्रोसोमिया. देखो गाइडलाइन अलग अलग है, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हम जो इंडिया में फॉलो करते हैं वो हमें एग्जाम में आंसर देना, वो है 4 kg या फिर मोर देन 90th परसेंटाइल. नॉर्मली जो है वो है 10 to 90th परसेंटाइल नॉर्मल बोलते हैं, है ना? बोलो, जिसे बोलते हैं एवरेज फॉर जेस्टेशनल एज, AGA वाला बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना? अगर ग्रेटर देन 90th परसेंटाइल हुआ हम बोलते हैं LGA बेबी, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज. अगर लेस देन 10th परसेंटाइल हुआ तो क्या बोलते हैं? SGA, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. ठीक है ना? जो 90th परसेंटाइल के ऊपर है तो LGA या फिर मैक्रोसोमिया बोलेंगे, और इंडिया में फॉलो करते हैं कि 4 kg से ऊपर होना चाहिए. दैट्स इट. सो मोस्ट कॉमनली हाइपरग्लाइसेमिया इज एसोसिएटेड विथ मैक्रोसोमिया, राइट? है या ना? बोलो. सो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पेंडरसन हाइपोथेसिस. क्या बोला था मैंने? ये
पेंडरसन हाइपोथेसिस। यस सर। पेंडरसन हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी थ्योरी वाला क्लास में। पेंडरसन हाइपोथेसिस में मैंने क्या बोला था कि ज़्यादातर जो मदर जीडीएम मदर होते हैं, जो जीडीएम मदर होते हैं, तो मान के चल रही ये हो गया मैटरनल साइड, ये हो गया फिटल साइड, एंड ये हो गया मान के चल रहे हैं ये हो गया प्लासेंटा, राइट है या ना बोलो। अब यहाँ पे मैटरनल साइड में क्या है, मदर को क्या प्रॉब्लम है, जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली देयर विल बी हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, है या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या। अभी हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज होगा, यही ग्लूकोज क्या होगा, फिटल साइड को जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। अभी ग्लूकोज यहाँ पे, जैसे ही ग्लूकोज फिटल साइड को आया तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करना है सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट है, वो क्या, इंसुलिन के रिगार्डिंग। क्या इंसुलिन प्लेसेंटा क्रॉस कर पाता है? नो सर। नो सर। सो दिस कैनट क्रॉस। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता इंसुलिन, तो फिर फिटस के अंदर तो नहीं जाएगा। अगर ये ग्लूकोज इंसुलिन दोनों जाता तो फिटस को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये ग्लूकोज चला जाता, इंसुलिन नहीं जाता, तो अभी फिटस को क्या चाहिए, जो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज फिटस के अंदर गया है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, पैनक्रियास के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना बोलो। अभी फिटस का जो पैनक्रियास है वो ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा इसको, और इसीलिए जो बीटा सेल है, तो जो बीटा सेल है यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी, है ना बोलो। बीटा सेल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज मदर साइड से आ जाता है लेकिन इंसुलिन नहीं आता। अभी वो कंपेंसेट करने के लिए पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तो ये ग्लूकोज तो यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन फिटस का क्या होगा भाई, ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा इंसुलिन, फिटस बढ़ा, ठीक है ना। फिटस क्या हुआ, बढ़ता गया। अभी जैसे ही बढ़ता गया ये क्या हो गया, मैक्रोसोमिया हो गया, है ना बोलो, समझ गया ना बात। यस सर। तो इससे बोलते हैं क्या, पेंडरसन हाइपोथेसिस। समझ गए क्या, पेंडरसन हाइपोथेसिस। यस सर। समझ गए ना बात, है ना बोलो। यस सर। चलो अब यहां पे कॉन्जेनिटल एनोमली क्यों नहीं होगा भाई, क्यों कॉन्जेनिटल एनोमली नहीं होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एग्जैक्टली फॉर्मेशन होता है ना, और हाँ वेरी गुड। अभी यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, जीडीएम एक्चुअली मोस्ट कमनली अगर जीडीएम होता है ना, दिस इज नॉट कमनली एसोसिएटेड विद कॉन्जेनिटल एनोमली। अगर मान के चलो किसी को डायबिटीज है ऑलरेडी और वो प्रेग्नेंट हुई, समझ में आ रहा है क्या, दिस इज नॉट जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस। जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस कब बोलेंगे, अगर फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी का क्या हुआ, डायग्नोसिस हुआ, तो मतलब डायबिटीज मेलिटस का, तो हम ये मान लेंगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, तो हम ये जीडीएम मानेंगे। अगर मान के चलो कोई बिफोर प्रेगनेंसी, अगर किसी को बिफोर प्रेगनेंसी डायबिटिक मेलिटस है, तो ये दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, किसको ज़्यादा कंजेनिटल एनोमली होने का पॉसिबिलिटी है, रिस्क है किसी का, बताओ किसको ज़्यादा रिस्क है। जीडीएम वाला जो जीडीएम वाला है, अगर फर्स्ट टाइम किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज डिटेक्ट किया गया कोई मदर को, तो वो फिटस को ज़्यादा मतलब कंजेनिटल एनोमली होने का पॉसिबिलिटी है या रिस्क है, या फिर जिसको पहले से डायबिटिक मेलिटस है और वो प्रेग्नेंट हुई, तो उससे वो फिटस को ज़्यादा कंजेनिटल एनोमली होने का खतरा है। जो पहले से डायबिटिक है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही जब बच्चा का ऑर्गन डेवलपमेंट होता होगा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना बोलो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चे का क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस, जहां पर बच्चे का सारा ऑर्गन्स डेवलपमेंट होता है, वो पीरियड में अगर किसी का क्या हो गया, डायबिटीज है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ऑर्गन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जीडीएम अगर फर्स्ट टाइम, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा पीरियड में हो रहा है, 24 to 28 वीक्स, तो मोस्ट कॉमनली मतलब सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर को होगा, तो लेट टाइम में होगा, लेट,
है या ना बोलो? अगर लेट होता है तो ऑलरेडी ऑर्गन्स बन गए होंगे, है या ना बोलो? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ऑलरेडी तो बन गया होगा, और वो ऑर्गन और थोड़ा सा मतलब वो ऑर्गन्स अगर कंजेनिटल अनोमली होने का खतरा बोलेंगे तो फिर उतना ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बन गया होगा। लेकिन अगर पहले से किसी को है डायबिटीज़ और वो प्रेग्नेंट हुई, देन ये पहले से ही जब ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे इम्पैक्ट होगा। समझ रहे हो ना बात? यस सर। तो यहाँ पे कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन एंड दैट टू ड्यू टू लेट हाइपरग्लाइसीमिया इज नॉट लाइकली टू अकर, ये ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। सो कॉन्जेनिटल एनोमली ज़्यादातर नहीं होता। अगर बोले कि आईयूसीआर रेयरली होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता, आईयूसीआर रेयरली होता है। एंड इंट्रायूटेराइन फिटल डेथ, या ये बोल सकते हो इंट्रायूटेराइन डेथ, या बोल सकते हो स्टिल बर्थ, ये ज़्यादातर होता है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड फिटल डेथ, जो भी बोल सकते हो। सो ड्यूरिंग जीडीएम वाला केस में हो सकता है फिटल डेथ हो, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस हो। वो ज़्यादातर क्यों होता है जीडीएम वाला केस में? मैं बोल रहा हूँ कि अगर फिटस को, मैंने बोला जैसे ही ग्लूकोज गया फिटस के अंदर, वहाँ पे इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है पैनक्रियाज से फिटस के अंदर। जैसे ही ज़्यादा इंसुलिन बना, सो इंसुलिन विल स्टॉप द सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन बाय इन्फ्लुएंसिंग द टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट पता होगा, जो कि लंग अल्वेओली के अंदर है, जो ज़्यादातर सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन करता है, राइट? एंड दिस विल कॉज डिक्रीज सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन। सर्फैक्टेंट कम प्रोडक्शन होगा। अगर सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन कम होता है, देन देयर विल बी कोलैप्स ऑफ द अल्वेओली, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, राइट? समझ में आ रहा है क्या? एंड ड्यू टू डिक्रीज सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन देयर विल बी हाइपोक्सिया, and most commonly this RDS and hypoxia causes death। बच्चों का डेथ हो जाता है इसी वजह से, राइट? दूसरा, अगर हाइपोक्सिया होता है देन देयर इज अनदर रिस्क। क्या मैंने बोला था, हर बार बोलता हूं कि हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस। वेरी गुड। देयर विल बी इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। अगर आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, देयर विल बी व्हाट? Polycythemia, right? Polycythemia leads to increased viscosity of blood, and this leads to increased coagulation, right? So ये हो जाता है सारा रिस्क जो हमें पता होना चाहिए। So because of that there may be possibility of IUCR, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है ब्लड का, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, आरबीसी बढ़ जाता है, इसके वजह से हाइपोक्सिया के वजह से आईयूजीआर होने का चांसेस है, ठीक है? फिटल डेथ होने का चांसेस है, बट दिस आर नॉट वेरी कॉमन, ठीक है ना? ये उतना ज़्यादा कॉमन है नहीं, तो इसीलिए आईयूजीआर पोस्ट मैच्योरिटी होने का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों बताओ? देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन टू पोस्ट मैच्योरिटी। वाई? मतलब क्यों होगा? क्योंकि जीडीएम है एंड देयर विल बी मैक्रोसोमिया, है ना बोलो? मैक्रोसोमिया होगा, एंड मैक्रोसोमिया के वजह से, क्योंकि बड़ा बच्चा है, बाहर आने में उसका लेट हो जाता है। समझ गए ना बात? बाहर आने में लेट होता है। क्यों नहीं आ पाता? मोस्ट कॉमनली जो एसोसिएटेड एनोमली है, मतलब बर्थ डिफेक्ट है और बर्थ इंजुरी बोल सकते हो, वो है शोल्डर डिस्टोसिया। कब बोलेंगे शोल्डर डिस्टोसिया? डिलीवरी होने के बाद अगर शोल्डर 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेता है डिलीवरी होने में, ठीक है ना? अगर मान के चलो फिटल हेड डिलीवरी हो गया, लेकिन शोल्डर डिलीवरी होने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है, डिले हुआ है, देन वी से दिस इज शोल्डर डिस्टोसिया, ठीक है ना? और एक चीज यहां पे ज्यादातर हम जो बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी इज नॉट लाइकली टू अकर। मोस्ट कॉमनली क्या होता है? प्री टर्म होता है। क्यों होता है बताओ प्री टर्म? देयर आर लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। वन, पॉलीहाइड्रोमिनेस होता है ना बोलो? पॉलीहाइड्रोमिनेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है बच्चे को क्या है, ज्यादा ग्लूकोज जा रहा है, ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया बच्चे को होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया का एक तो ट्रिपल पी पता होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीफाजिया, पॉलीडिप्सिया।
जब पॉलीयूरिया होता है ज़्यादा यूरिनेट, बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा यूरिनेट करेगा। जितना फिटस यूरिनेट करता है उतना ज़्यादा क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड होगा। कब बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस, व्हेन इट विल बी ग्रेटर देन, व्हेन द अमनियोटिक फ्लूइड लेवल विल बी ग्रेटर देन 1000 नहीं 2000 लीटर या फिर 2 लीटर बोल सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 200 to 2000। 2000 से ज्यादा होता है या 2 लीटर से ज्यादा होगा तो बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनस। मोस्ट कॉमनली पॉलीहाइड्रोमिनस की वजह से क्या होगा, द अमनियोटिक फ्लूइड का जो जो लेयर है, तो प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फट जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो है PROM, ठीक है ना, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके वजह से प्रीटर्म होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, नॉट पोस्ट मैच्योरिटी। ऑल्दो पोस्ट मैच्योरिटी इज अकरिंग बट वेरी रेयर, नॉट हैपनिंग, ठीक है ना, ये ज्यादातर नहीं होता है। सो अगर बोलें IUGR पोस्ट मैच्योरिटी, दिस आर अनकॉमन, ठीक है ना, बहुत रेयरली होता है। एंड कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होता है बट नॉट लेट हाइपरग्लाइसेमिया वाला केस में, बट इन केस ऑफ अर्ली हाइपरग्लाइसेमिया। हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट इन डायबिटिक मदर फॉर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, MSAP, ब्लड ग्लूकोज, अमनियोटिक फ्लूइड AFP, HbA1c, या इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन। HbA1c। क्यों बोला, क्यों होना चाहिए ये HbA1c? व्हाई नॉट ब्लड ग्लूकोज? ब्लड ग्लूकोज तो सर नॉर्मल शॉक पेशेंट के लिए किया जाता है, पार्टिकुलर डायबिटिक मदर के लिए HbA1c इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में क्या फर्क है? सर HbA1c में लास्ट 3 मंथ का वेरी गुड डायबिटीज जो मतलब शुगर पता चलता है। सो दिस विल गिव अस आई मीन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरेज ब्लड ग्लूकोज। हाँ ये ना बोलो, एवरेज ब्लड ग्लूकोज जो कि ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। हाँ ये ना बोलो, लास्ट 3 महीने के अंदर एवरेज ब्लड ग्लूकोज हमारा बॉडी के अंदर कितना है वो ये बता पाएगा। कौन सा बता पाएगा? HbA1c। याद रखना फुल फॉर्म, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन। समझ में आया? यस सर। तो ब्लड ग्लूकोज तो एक ही बार का पता चलेगा, अभी रिसेंट करंट टाइम में कितना है, बट HbA1c विल टेल अस रिगार्डिंग लास्ट 3 मंथ्स ऑफ एवरेज ग्लूकोज लेवल, राइट। MSAP का फुल फॉर्म क्या है? मैटरनल सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन। मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। ये क्या है बताओ, कौन बोलेगा? कहाँ से बनता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बता पाओगे कोई? मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन कब टेस्ट किया जाता है? याद रखना, दिस इज सेकेंड ट्राइमेस्टर टेस्ट, ठीक है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर टेस्ट। कंजेनिटल एनोमली जानने का या फिर कोई, हाँ मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल एनोमली जानने के लिए किया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर टेस्ट है, कब करते हैं? मोस्ट कॉमनली 15 to 20 वीक्स के बीच में। गॉट इट? कब किया जाएगा? जब जेस्टेशनल एज कितना होगा, 15 to 20 वीक्स के बीच में मोस्ट कॉमनली मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल टेस्ट किया जाता है, राइट। गॉट इट? अभी MSAP इज ए नॉन, याद रखना, नॉन इन्वासिव प्रोसीड्यूर। समझ गए? हाँ या ना बोलो, नॉन इन्वासिव प्रोसीड्यूर, जहां पे हम फीटल टिश्यू को हम थोड़ा मतलब फीटल टिश्यू को हम टच नहीं करते, एग्जैक्टली टच नहीं करते। मदर का मतलब हमने यहाँ पे बोला ना इसके मैटरनल सीरम, मदर का ब्लड लिया और ब्लड से सीरम निकाला, उस वहाँ पे देख रहे हैं अल्फा फीटोप्रोटीन कितना है, ठीक है। और वो अल्फा फीटोप्रोटीन का किसका है? क्योंकि फीटो बोल रहे हैं मतलब फिटस का होगा। अब ये अल्फा फीटोप्रोटीन फिटस से बन रहा, कहाँ से बन रहा? फिटस से बन रहा। फिटस का कहाँ से बन रहा? एक हो गया यॉर्क सैक, याद रखना यॉर्क सैक, और दूसरा लीवर, ये दोनों में से बन रहा, ठीक है। अगर ये अल्फा फीटोप्रोटीन यॉर्क सैक एंड लीवर से बन रहा, वो जाएगा कहाँ से? प्लासेंटा क्रॉस करके जाएगा मदर के अंदर, और वो हम मदर का ब्लड लेके जान पाएंगे कि अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कितना है मदर के अंदर। ज़्यादा है तो दिक्कत है,
कम है तो भी दिक्कत है, ठीक है। अगर देर इज हाई लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, दिस इंडिकेट्स a very NCD. important condition called neural tube defect. समझ गए एक बात? यस सर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिगार्डिंग ये बताएगा कि अगर कहीं पे मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन बॉडी के अंदर बढ़ रहा तो फिर ये इंडिकेट करेगा कि बच्चे को क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। हो सकता है स्पाइना बाइफिडा हो, एनेन्सेफली हो, ठीक है, या फिर नंबर 1, नंबर 2, या फिर हो सकता है देयर मे बी मल्टीपल जेस्टेशन। मल्टीपल जेस्टेशन, अगर मान के चलो 2 बच्चे होंगे तो ज्यादा बनाएंगे, 2 लीवर है, हाँ या ना बोलो, तो ज्यादा बनाएंगे, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन ज्यादा बनेगा। नंबर 3 हो सकता है रेनल आर्जेनेसिस हो, हाँ या ना बोलो, रेनल आर्जेनेसिस। या फिर नंबर 4 हो सकता है कि जो ब्लैडर एक्स्ट्रोफी, ठीक है ना, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी हो, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, या फिर बोल सकते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, जहां से क्या होगा कि जो फिटस से बन रहा होगा, जो बन रहा है फिटस से अल्फा फिटोप्रोटीन, वो लीक हो रहा होगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, हो सकता है वहां से, या फिर कहीं से वो मदर का ब्लड के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? So these may be the conditions जो कि मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन से हमें पता चल रहा है। या फिर हो सकता है कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन हो। So these are the conditions. Now अगर मान के चल रहे हैं, अगर कम हुआ मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, अगर कम हुआ, so these babies will be most commonly the syndromic babies, like डाउन सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, या फिर हो सकता है एडवर्ड सिंड्रोम हो, या फिर पटाउ सिंड्रोम, बट मोस्ट कॉमनली दिस इंडिकेट्स द डाउन सिंड्रोम। फॉर दैट वी नीड टू डू द एंटी स्कैन। मोस्ट कॉमनली एंटी स्कैन किया जाता है, टिफा स्कैन किया जाता है, राइट? अब यहाँ पे MSAP इज डन एलोन, इसको अकेले हम कर सकते हैं, या फिर दिस इज पार्ट ऑफ अदर टेस्ट एज वेल, ये इंक्लूडेड होता है, लाइक ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर, हाँ डबल, या फिर क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट, क्वाड मार्कर टेस्ट, हाँ ये ना बोलो, क्वाड मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट। क्वाड में क्या होता है, क्वाड में क्या होता है, क्वाड में 4 चीज आता है, ठीक है। तो एक क्या है, एक है मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन AP, हाँ, और एक है HCG, वेरी गुड, इस्ट्रायोल एंड इनहिबिन, इनहिबिन A। अगर इनहिबिन को छोड़ दें, बाकी बन गया क्या, 3 MSAP, हाँ, वो बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे MSAP अकेला करो या फिर मिला के करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें जो टाइम लाइन है वो है 15 to 20 वीक्स का, ठीक है। ये सारे होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का टेस्ट। अभी HbA1c के याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना चाहिए, वो है लेस देन 5.6 है तो नॉर्मल, अगर 5.7 से लेके 6.4 तक जा रहा है तो ये बोलेंगे क्या, प्री डायबिटिक, ठीक है। मोर देन 6.5 बोल देंगे डाइट। समझ गए? तो याद रख लेना, ये रेंज है, रेफरेंस रेंज, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ आंसर इज ऑप्शन डी। The glucose tolerance test is indicated in pregnancy because of all except. Glucose tolerance test को प्रेगनेंसी के दौरान मतलब किया जाता है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट बोल दिया कि क्या बोल दिया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है नहीं जहाँ पर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि कौन सा कंडीशन में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को एडवाइज नहीं किया जाता है। बिग बेबी, एक्लाम्सिया, प्रीवियस GDM, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन मैटरनल अंकल। एक्लाम्सिया वाला केस में हमें पता है ना, बिग बेबी मतलब मैक्रोसोमिया वाला केस में हम करते हैं, हो सकता है GDM हो। प्रीवियस अगर मदर को GDM है, या फिर कोई मैटरनल अंकल को, या फिर रिलेटिव्स को किसी को GDM मतलब है, अंकल बोला है तो मतलब GDM नहीं होगा, अंकल को डायबिटीज है, हाँ
बोलो। अंकल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो गया, ये अंकल क्यों? अंकल मतलब ये बोल दो कि ब्लड रिलेटिव्स हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो हो सकता है कि किसी का अगर फैमिली में हो डायबिटीज तो हो सकता है कि हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इन इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर इज व्हाट? कॉमनेस्ट कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इन इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नहीं, ये साटा वाला क्वेश्चन, साटा क्वेश्चन है। एनसेफेलिक नहीं, ये साटा वाला क्वेश्चन याद रखो। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई मीन्स इसमें एक से ज्यादा आंसर है। AC ओके सर। एसी टीओएफ तो नहीं है, नहीं होगा। ए बी सी तीनों हाँ, होगा। हाइड्रोसेफलस तो है नहीं, अभी दो ही है, ए एंड सी। ए एंड सी, ठीक है। चलो, विच इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल abnormality इन अ बेबी ऑफ अ डायबिटिक वुमन? VSD, anencephaly, meningomyelocele, sacral agenesis। VST VSD सर। देखो ये सारे सही आंसर है, सारे सही आंसर है, लेकिन ये बोल दिया मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन सर। लेकिन हाँ, मोस्ट कॉमन। ये देखो anencephaly and meningomyelocele, these are going to be the neural tube defect, NTD यस सर। सैक्रल आर्जेनेसिस ऑलरेडी बोल दिया कि सैक्रल आर्जेनेसिस को अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमनली स्केलेटल एनोमली है, बट होता है। VSD होता है, मैंने बोल दिया VSD इज द मोस्ट कॉमन कंपेयर टू एनी अदर कंजेनिटल एनोमली। समझ गए? समझ Yes, गए sir. क्या? तो यहाँ पे इसीलिए आंख बंद करके हम VSD के साथ जाएंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन सीन इन अ डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन अमंगस्ट द फॉलोइंग आर डैश। लाइक इनमें से कौन सा ज्यादातर होता है? cardiac defect कार्डियक डिफेक्ट रेनल डिफेक्ट। नहीं, रेनल डिफेक्ट नहीं है। सर अभी थोड़ी देर पहले बात किया ना, क्या है कार्डियक डिफेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा वाला है? VSD, VST ठीक है ना। और कोई भी कंजेनिटल एनोमली हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। और क्या क्या हो सकता है? SD होगा, क्वार्टेशन ऑफ आयोटा होता है, और क्या होता है? EGA होता है, ठीक है। जो लीस्ट कॉमन है, याद रखना, लीस्ट कॉमन जो रेयरली होता है, रेयरली इज TOF, ठीक है। चलो, सर यहाँ पे तो पूछा प्रेग्नेंट मदर का क्या सिम्टोम का क्या डिफेक्ट हो सकता है? बच्चा का कॉमन मोस्ट प्रॉब्लम VSD, बट यहाँ पे तो डायबिटिक प्रेग्नेंट क्या बोल दिया? वुमेन का बोला ना। नहीं 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 नहीं, Congenital क्या बोल, malformation यहाँ पे लिखा बोला है। है ना कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। प्रेग्नेंट वुमेन को और क्या कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होगा? ओके सर। ओके समझ रहे हो ना बात? हाँ 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 ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर? ध्यान से याद रखना, यहाँ पे फिटस नहीं बोला, इन्फेंट मतलब बच्चा बाहर आ गया है, ठीक है ना। आफ्टर डिलीवरी इन्फेंट बोल दिया इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन द इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर? A हाइपरकैलेमिया, B हाइपरकैल्सीमिया, C मैक्रोसाइटिक एनीमिया, D पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। बता दो रीजन क्या है? सर क्योंकि इंसुलिन सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कम करता है तो इसीलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस और आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पॉलीसिस्टेमिया बोला जाता है। वेरी गुड, यहाँ पे ये वाला हुआ एक्सप्लेनेशन। RDS एंड हाइपोक्सिया होगा, दिस लीड्स टू इंक्रीज RBC, राइट, एंड दिस लीड्स टू पॉलीसाइथेमिया। गॉट इट? समझ में आया? अभी एनीमिया होने का कोई चांसेस है क्या? नो, देयर इज नो चांस कि देयर विल बी एनीमिया। लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि देयर इज हाई लेवल ऑफ RBC ज्यादा होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हाँ, तो ज्यादा अमाउंट का RBC होता है, इसलिए RBC डिस्ट्रक्शन भी उतना ज्यादा होगा। हाँ, ये ना बोलो, देयर इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC एंड दैट लीड्स टू, जल्दी बताओ क्या होगा? नहीं, इंक्रीज बिलीरुबिन एंड दैट लीड्स टू जॉन्डिस। इंक्रीज बिलीरुबिन, तो जॉन्डिस नहीं होगा क्या? जॉन्डिस होता है, बोथ आर सेम सर। इंक्रीज बिलीरुबिन मींस जॉन्डिस। जॉन्डिस होगा, राइट। अभी यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया होगा, RBC ज्यादा है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा एंड बिलीरुबिन ज्यादा होगा, उससे उसके वजह से जॉन्डिस। तो एनीमिया तो नहीं हो रहा क्योंकि RBC ज्यादा है, एनीमिया थोड़ी ना होगा यहाँ पे। यस सर, हाँ। गॉट इट?
अब यहाँ पे हाइपर कैलेमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि इन्फेंट है, बच्चा का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या हुआ था? हाइपरट्रोफी, याद है होगा, हाइपरट्रोफी होता है तो ज़्यादा बनेगा इंसुलिन। अगर इंसुलिन ज़्यादा बन रहा तो ये क्या करेगा? पोटासियम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना, बोलो, रीडिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करेगा? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, मतलब ये क्या कर लेगा? यहाँ पे मान के चलो ये है ब्लड और ये हो गया सेल, ग्लूकोज के साथ पोटेशियम दोनों को ही सेल के अंदर लेगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड के अंदर से जो पोटासियम है वो पोटासियम को लेके कहाँ पे छोड़ देगा? अंदर, सेल के अंदर। तो सारा जो पोटासियम है ब्लड से खींच के कहाँ पर? सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर होगा पोटासियम का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन ब्लड के अंदर से गायब। तो ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ब्लड के अंदर से हाइपोकैलेमिया, ठीक है ना। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली जो हाइपर कैलेमिया का ट्रीटमेंट है, हाइपर कैलेमिया का जो ट्रीटमेंट है, अगर किसी का हाइपर कैलेमिया होता है तो इसलिए क्या दिया जाता है? इंसुलिन में तो ग्लूकोज दिया जाता है। वेरी गुड, इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन के साथ ग्लूकोज को दिया जाता है, याद रखना। तो इसलिए इंसुलिन का काम है पोटासियम को ब्लड के अंदर से कम करना। अभी अगर कोई इन्फेंट है डायबिटिक मदर का, तो ये डेफिनेटली हाइपर कैलेमिया तो नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है, ठीक है ना। दिस लीड्स टू हाइपोकैलेमिया, नॉट हाइपर, राइट, हाइपोकैलेमिया। एंड नंबर 1, नंबर 2, ड्यू टू अननोन मैकेनिज्म नहीं पता, बट देयर विल बी डिक्रीज मैग्नीशियम कॉल्ड हाइपोमैग्नीजेमिया। एंड साथ में क्योंकि मैग्नीशियम कम हो रहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों साथ साथ जाते हैं, मैग्नीशियम बढ़ेगा कैल्शियम बढ़ेगा, मैग्नीशियम कम होगा कैल्शियम कम होगा, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। तो ये सारे कम हो जाते हैं, पोटासियम कम, मैग्नीशियम कम, कैल्शियम कम, हाइपर तो कोई नहीं। समझ गए ना बात? Yes. तो इसलिए आंसर यहाँ पे जो है वो एक ही है, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ डायबिटिक मदर ऑन इन्फेंट। इन्फेंट बोल दिया अगेन, इन्फेंट का मतलब ये समझ लो आफ्टर या बिफोर डिलीवरी? After delivery. आफ्टर डिलीवरी, वेरी गुड। 0 to 28. हाँ, द इफेक्ट नहीं 28 मत बोलो, वो नियोनेटल पीरियड, 1 ईयर तक हम बोलेंगे इन्फेंट। द इफेक्ट ऑफ डायबिटिक मदर एंड इन्फेंट क्या है? ब्रेन एनलार्जमेंट एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसोमिया, हाइपरग्लाइसेमिया इन द इन्फेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, अनएक्सप्लेन्ड फिटल डेथ, कॉडल रिग्रेशन। क्या क्या होता है? ए बी E होगा। ये सटा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ईज और आर बोल दिया। देखो देखो देखो, यहाँ पे साटा नहीं लिखा है, साटा नहीं लिखा, लेकिन क्या लिख दिया? ईज और आर। इसका मतलब एक भी आंसर हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। बताओ आंसर। ए बी या नी से बी नहीं होगा। अच्छा, हाइपरग्लाइसेमिया होता है क्या? हाइपोग्लाइसेमिया होता है। वेरी गुड, हाइपोग्लाइसेमिया होता है आफ्टर डिलीवरी, याद रखना। बिफोर डिलीवरी हाइपरग्लाइसेमिया, कॉर्डल रिग्रेशन और ए। हाँ, एक चीज जो हाइपरग्लाइसेमिया क्यों नहीं होता है बता देता हूं। ये हो गया, मान के चल रहे हैं मैटरनल साइड, ये हो गया फिटल साइड, ये हो गया प्लासेंटा। याद रखना बिफोर डिलीवरी क्या हो रहा है, यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, मदर से बिफोर। फीटस के पास ग्लूकोज जा रहा है। हाँ, मदर से जा रहा है ग्लूकोज, थ्रू यहाँ से? प्लेसेंटा। ग्लूकोज थ्रू प्लासेंटा जा रहा है, बट इंसुलिन का क्या हालत है? जा रहा है क्या? नहीं जा पा रहे। नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर फिटस का साइड में जो ग्लूकोज है वो बढ़ गया। अभी रिएक्शन किसका होगा? पैनक्रियास का, ठीक है ना। पैनक्रियास रेस्पॉन्ड करेगा, बीटा सेल का होगा हाइपरट्रोफी, ठीक है ना। यहां से बनेगा ज्यादा अमाउंट का इंसुलिन, ठीक है। अब ये मैनेज हो गया, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी क्या होगा? अभी ग्लूकोज आएगा क्या? प्लासेंटा तो है नहीं, मदर साइड से कोई आएगा क्या? यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो बचा है वो क्या? फिटल साइड। ग्लूकोज कम, अभी ग्लूकोज जितना ज्यादा आ रहा था, सोर्स तो नहीं है, अभी ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज कम, ठीक है ना। लेकिन जो पैनक्रियास का बीटा सेल बड़ा हो गया है,
बीटा सेल ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं, ठीक है ना। तो इंसुलिन यहाँ पे क्या होगा? नो सर, इंसुलिन ज़्यादा। अभी क्या ज़्यादा होगा? होगा। हाइपर या हाइपो? हाइपो दिस विल रिजल्ट इनटू हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? बिफोर डिलीवरी देयर विल बी हाइपरग्लाइसेमिया, बट आफ्टर डिलीवरी देयर विल बी हाइपोग्लाइसेमिया। है ना, बोलो। यस सर। बिफोर डिलीवरी क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया, एंड आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया। समझ गए? ये सारे मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, अभी जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। समझ में आया या नहीं, बता दो एक बार। यस सर। यस सर, अभी अगर मैं ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताऊं, हाइपरग्लाइसेमिया इन इन्फेंट, इज इट पॉसिबल? नो। नो। ठीक है। ब्रेन एनलार्जमेंट एज ए पार्ट ऑफ मैक्रोसोमिया, एक चीज मैंने यस सर। नहीं, गलत है। मैंने ये एक चीज बोला था, द लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन इन मैक्रोसोमिया। एक पॉइंट मैंने बोला था, याद है किसी को? लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन, लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन इन मैक्रोसोमिया, नॉट जीडीएम। ठीक है ना, जीडीएम वाला नहीं है। अगर कोई बच्चे का मैक्रोसोमिया होता है तो कौन सा ऑर्गन, वो चाहे जीडीएम हो या कोई भी चीज हो, मतलब मैक्रोसोमिया बस जीडीएम की वजह से होगा ऐसा तो है नहीं। अगर बच्चे को मैक्रोसोमिया होता है तो सबसे कम जो ऑर्गन अफेक्ट होता है, मतलब अफेक्ट जो नहीं होता है ऑर्गन, वो है ब्रेन। तो याद रखो, ब्रेन एनलार्जमेंट इज ए पार्ट ऑफ मैक्रोसोमिया? नो। तो इसीलिए आंसर ए तो होगा नहीं। अभी 3 बज गए आंसर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ जीडीएम? नो सर, यस, दिस इज पॉसिबल। व्हाई? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। बिकॉज एक तो पॉलीहाइड्रोमिनस होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ठीक है ना, पॉलीहाइड्रोमिनस होता है, अबॉर्शन होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और दूसरा एक रीजन है, एक तो प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रुप्टियो प्लासेंटा ज़्यादातर होता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, हम तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस देख लिए, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस एक होता है प्लासेंटोमेगाली। प्लासेंटोमेगाली मतलब क्या? बिकॉज ऑफ जीडीएम, जीडीएम के वजह से प्लासेंटा बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से मोस्ट कॉमनली जो होता है वो है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया बड़ा हो गया, वो जाके कहाँ पर? लो लाइंग हो जाएगा। इतना बड़ा हो गया कि वो जाके सर्विक्स के आसपास जाके इसका मार्जिन होगा, या सर्विक्स के ऊपर होगा। प्लासेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लासेंटा, दैट वी आर सेइंग। नंबर 2 अब्रुप्टियो प्लासेंटा, मतलब प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। समझ गए? हाँ या ना, बोलो। यस सर। नंबर 3 पॉलीहाइड्रोमिनस। क्या ये तीनों इंडिकेट नहीं कर रहा कि ये हो सकता है? और एक चीज हो सकता है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोमिनस की वजह से प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, राइट? समझ गए ना बात? ये सारे इंडिकेट कर रहा है कि अबॉर्शन होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। समझ गए? है ना, बोलो। सो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ जीडीएम। ऑप्शन सी सही बात है। अनएक्सप्लेन्ड फिटल डेथ, यस बोलो। क्वेश्चन में दिया डायबिटिक मदर इन्फांट का क्या हुआ है, तो इन्फांट तो बच्चा तो पैदा हो गया है ना, तो ऑपरेशन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या? द इफेक्ट ऑफ डायबिटिक, अच्छा हाँ सही बात है। तो सी क्यों? ये तो सिर्फ रहेगा अगर अच्छा, अगर बात करें तो इन्फेंट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कोई बात मतलब नहीं होगा आंसर। अगर बात करें कॉर्डल रिग्रेशन इफेक्ट ऑफ डायबिटिक, हाँ ये कॉर्डल रिग्रेशन इसलिए हो सकता है, रीजन इज दैट क्योंकि होके बाहर आएगा बच्चा। और डी भी तो सर हो सकता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक के वजह में डेथ भी तो हो सकता है। अगर वो डेथ होके आया होगा तो इन्फेंट में क्यों काउंट करेंगे भाई? नहीं आने के बाद डेथ हो गया, अनएक्सप्लेन्ड लेकिन डेथ फिटल डेथ हो गया ना, तो इन्फेंट के अंदर कैसे आएगा? समझ रहे हो ना, वो तो स्टिल बर्थ के अंदर आएगा फिर। समझ रहे हो ना, वो स्टिल बर्थ के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर कोई हो सकता है एग्जैक्टली, अगर इन्फेंट को लेके बात करेंगे तो ई एक ही ऑप्शन बचेगा। समझ गए ना बात? यस सर। लेकिन जो हो सकता है मैं 3 बोल सकता हूं यहाँ पे।
ठीक है, पॉसिबिलिटी इज दैट अबॉर्शन होने का पॉसिबिलिटी है। और जो अगर थोड़ा ध्यान से देखें द इफेक्ट्स ऑफ डायबिटिक मदर ऑन इन्फेंट, तो इन्फेंट का अबॉर्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी एंड अनएक्सप्लेन्ड फिटल डेथ हो सकता है, कॉर्डल रिग्रेशन हो सकता है, तीनों हो सकता है। अगर इन्फेंट को भूल जाओ, ठीक है, फिटस और इन्फेंट अगर दोनों बोल देता तो आई थिंक सो ये सही होता। इन्फेंट हो गया तो फिर सिर्फ ये होगा। हाँ, थोड़ा ये कंफ्यूजन हो जाता है। सो अगर ये फिटस और इन्फेंट्स ऐसे बोल देता आई थिंक सो ये क्लियर होता, राइट? अभी समझ में आया? हाँ या ना बोलो। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। हाँ, ऐसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता वो आई थिंक सो ये भी सही होता, राइट? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, मैक्रोजोमिया होता है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। मैक्रोजोमिया होता है, शोल्डर डिस्ट्रोसिया होगा, हाइपरग्लाइसेमिया इन न्यूबॉर्न नो नहीं होता है, नहीं होता है। आईयूसीआर कॉर्डल रिग्रेशन, कॉर्डल रिग्रेशन, ठीक है। तो आंसर इज वैल्यू बहुत 1। कम होता है। हाँ, मतलब है आईयूजीआर, मैंने बोला ना कि आईयूजीआर होता है बट रेयरली होता है। कॉर्डल रिग्रेशन होता है, जो नहीं होता वो है हाइपरग्लाइसेमिया। कभी नहीं होगा न्यूबॉर्न को हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होता, क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शोल्डर डिस्ट्रोसिया, यहां पे सटा वाला क्वेश्चन अगेन। अगर शोल्डर डिस्ट्रोसिया हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है? ह्यूमरस फ्रैक्चर नहीं होगा क्या? हमारा हाथ का जो आर्म है, वो आर्म का जो बोन्स है, ह्यूमरस है, वो फ्रैक्चर होगा क्योंकि वो अटक जाएगा ना पेल्विस सिम्फाइसिस के पीछे, तो ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है। ब्रैकियल प्लेक्सस वही तो हाथ में है वो, क्योंकि शोल्डर डिस्ट्रोसिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी, जहां पर एब्स पल्सी एंड क्लम्पकी पल्सी होता है। क्लम्पकी पल्सी एंड एब्स पल्सी, याद है या नहीं बताओ? यस सर। एब्स पल्सी एंड क्लम्पकीज पल्सी ये दोनों होता है बिकॉज ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी, ठीक है, या सर्वाइकल प्लेक्सस इंजुरी, जो भी बोल सकते हो। बार्थास्पेक्सिया यस होगा, क्यों होगा बताओ? बार्थास्पेक्सिया क्योंकि बाहर नहीं आ पाता है बच्चा, हेड बाहर आ गया, बॉडी अंदर है। अगर ऐसा रहा लंबा टाइम तक तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं, तो वो हो गया बार्थास्पेक्सिया उसके वजह से। एंड देयर विल बी सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसलोकेशन ऑफ द मदर का सैक्रोइलियाक जॉइंट जो कि पेल्विस के अंदर है वो डिसलोकेट होना। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अगेन ड्यू टू शोल्डर डिस्ट्रोसिया, तो वो सारे हो सकता है। सो ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शोल्डर डिस्ट्रोसिया। व्हाट हैपेंस? कोई डाउट बताओ? कोई डाउट बताओ? सर बात एस्पेक्सिया तो अगर बच्चा मतलब फास्ट रोए ना, तब ऑक्सीजन ना जाए ब्रेन में तभी होता है, तो फिर बच्चा का हेड तो आ गया ना, तो रोया होगा। अच्छा, मान के चल रहे हैं हाइपोक्सी जो ट्रांजिशनल हाइपोक्सी होता है, हाइपोक्सिक ये होता है तो वो नहीं हुआ होगा। अरे देखो ना, ये देखो ऐसा है, नेक के अराउंड ये तो आ गया ना बाहर। अभी ये जो मैटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो नेक के अराउंड होगा, हाँ या ना बोलो? नेक के अराउंड होगा या नहीं बताओ? अभी यहाँ पे ऐसे सारा कंप्रेस कहाँ पे कर रहा होगा? नेक के अराउंड कर रहा होगा, समझ गए ना? क्योंकि शोल्डर तो बाहर नहीं आ पा रहा, समझ गए? हालांकि प्लस मतलब है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो सकता है कि क्या बोले, अम्बिलिकल कॉर्ड से ऑक्सीजन आ रहा होगा, लेकिन ब्रेन को तो नहीं पहुंच रहा, नहीं, समझ गए ना? समझ रहे हो क्या? तो एचआई जिसे बोलते हैं हाइपोक्सिमिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी, जो कि बार्थास्पेक्सिया बोला जाता है मोस्ट कॉमनली। सो ये नहीं होगा क्या? क्योंकि ब्रेन के अंदर नहीं जा रहा, समझ गए बात? इसलिए बार्थास्पेक्सिया ऐसा नहीं कि आफ्टर बर्थ ही होगा, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी हो सकता है ना, समझ गए ना? तो ये शोल्डर डिस्ट्रोसिया, मैक्रोसोमिया, दिस आर वन ऑफ द कॉजेस ऑफ बार्थास्पेक्सिया। सो दिस आर गोइंग टू बी द कॉम्प्लिकेशंस। समझ में आया? यस सर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू इंसुलिन सिक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन सिक्रेशन का क्या होता है? बढ़ जाता है, कम होता है, क्या होता है? इंक्रीज इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट व्हाट वीक? 24 to 28 weeks. वेरी गुड, 24 to 28. फिटस स्टार्ट सिक्रेटिंग इंसुलिन. बच्चा कब इंसुलिन सिक्रेशन शुरू करता है? 8 weeks. 12 weeks. 12 वीक्स. वेरी गुड, 12 वीक्स. याद रखना, 12 वीक्स मतलब 3 months. नेक्स्ट, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिटल ग्रोथ. जब मैक्रोसोमिया होता है बच्चे का, तो मैक्रोसोमिया के लिए कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑक्सीटोसिन. ग्रोथ हार्मोन. गलत बात है, Growth hormone. गलत बात. मैक्रोसोमिया क्यों होता है ये समझ लो. अभी थोड़ा हिंट तो दिया ना मैंने. हाँ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. मैक्रोसोमिया किसकी वजह से? ग्लूकोज ज्यादा है, इंसुलिन है, ग्लूकोज तो की इसी वजह की वजह से होता है ना ज्यादा. यस सर. मैक्रोसोमिया is a result of what? Maternal hyperglycemia, fetal hyperglycemia, fetal hyperinsulinemia, maternal hyperinsulinemia, मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया. fetal hyperglycemia. फिटस के अंदर ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है इसके वजह से. ठीक है. यस सर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन केस ऑफ मैटरनल डायबिटीज एक्सेप्ट. इनमें से मैटरनल डायबिटीज के साथ कौन सा क्या नहीं होता है मोस्ट कॉमनली? मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया, फीटल हाइपरग्लाइसेमिया, नियोनेटल हाइपरग्लाइसेमिया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया. नियोनाटल हाइपरग्लाइसेमिया. न्यूनेटल हाइपर. मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया होगा, राइट, सही बात है. फीटस के अंदर भी हाइपरग्लाइसेमिया होगा. न्यूनेट का हाइपोग्लाइसेमिया होता है, बट न्यूनेट को हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा. मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ इन डायबिटिक फीमेल. जो बच्चे का डेथ हो जाता है मोस्ट कॉमनली, मैंने बोला थोड़ी देर पहले, वो कब होता है? सो आंसर इज लास्ट 2 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. लास्ट 2 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. इंट्रायूट्राइन डेथ. ये इंट्रायूट्राइन डेथ या स्टिल बर्थ जिसे बोला जाता है. अगर ये इंट्रायूट्राइन डेथ बोले तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा, लेस देन 20 weeks वी आर सेइंग दिस इज अबॉर्शन. ठीक है. सो मोस्ट कॉमन टाइम ये भी इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर आएगा, बट नॉट डेथ. वी आर सेइंग दिस इज अबॉर्शन. आईयूडी या स्टिल बर्थ ये कब बोलेंगे? आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. और पीरियड ऑफ वायबिलिटी अलग अलग है. WHO का गाइडलाइन अलग है, COG अमेरिकन गाइडलाइन अलग है, इंडिया का गाइडलाइन अलग है. बट मोस्ट कॉमनली एज पर द WHO 20 weeks के बाद. द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज आफ्टर 20 weeks. उससे पहले अगर हो गया तो बोलेंगे अबॉर्शन, उसके बाद बोलेंगे इंट्रायूट्राइन डेथ. ठीक है, या स्टिल बर्थ. नेक्स्ट इज ए 32-year-old फीमेल है विथ डायबिटीज विजिट्स एंटीनेटल क्लिनिक एट 6 weeks ऑफ अमीनोरिया. कोई 32 years old फीमेल है, डायबिटीज है, उसको एंटीनेटल क्लिनिक को आया, 6 weeks ऑफ अमीनोरिया है. 6 weeks ऑफ अमीनोरिया. अमीनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो 6 हफ्ता हो गया, अमीनोरिया है. शी हैज नॉट बीन सीन, शी हैज नॉट बीन ऑन एनी ट्रीटमेंट. उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं मतलब नहीं ले रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? स्टार्ट इंसुलिन, स्टार्ट डाइट मॉडिफिकेशन, परफॉर्म HbA1c, परफॉर्म PPBS. विल गो विथ HbA1c. क्योंकि हमें नहीं पता ना, तो इंसुलिन कैसे भाई स्टार्ट कर देंगे? हमें नहीं पता ना कितना है ग्लूकोज का लेवल. समझ गए? हमें क्या चाहिए? पहले तो असेसमेंट चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितना है ग्लूकोज. ठीक है ना. चलो, और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ग्लूकोज से ज़्यादा बेहतर है, द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज HbA1c कंपेयर टू द ब्लड ग्लूकोज. है ना, बोलो. नेक्स्ट इज फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी मेंटेन्ड इन ए प्रेग्नेंट डायबिटिक फीमेल. कितना होना चाहिए? फास्टिंग कितना होना चाहिए? 70 to 100, 100 to 130, 130 to 160, 160 to 190. 130 to 160. 100 to 130. 100 to 130. The answer is 70 to 100. मैंने थोड़ी देर फास्टिंग का बोला था मैंने.
फास्टिंग का मैंने बोला था 92 आज पर, मतलब एक तो मैंने बोला था जब हम 105 बोले थे हाँ आप तो। मैक्सिमम 105 था। 92 से कम होना चाहिए। हाँ मैंने बोला था कि 105 मैक्सिमम, ठीक है ना। जब हम 100 mg देते थे, सॉरी 100 ग्राम देते थे, तब हम मानते थे कि कितना होना चाहिए फास्टिंग का 105। 100 जब 75 ग्राम हम देते थे तब मैंने बोला था कि फास्टिंग शुड बी अराउंड 92। 92 तो मोस्ट कॉमनली अगर जनरली बोलें, जनरली कोई भी बोल दो, नॉर्मली अगर मतलब कोई भी नॉर्मल एडल्ट का अगर बोलें तो दैट शुड बी अराउंड 70 to 105। 105 तक हम मान रहे हैं नॉर्मल, ठीक है ना, फास्टिंग को। तो यहाँ पे नॉर्मल जो होना चाहिए वो दैट शुड बी लाइक 70 to 100 which is very close to our normal reference range. GTT recommended by WHO. GTT recommended by WHO 75 gram 2 hours GTT, 75 gram 3 hours GTT, 100 gram 2 hours GTT, 100 gram 3 hours GTT. 75 ग्राम 2 आवर जीटी। आंसर इज 75 ग्राम हमें देना 2 घंटे के बाद टेस्ट कर, 2 घंटे बाद टेस्ट करें। ठीक है। सो दिस इज गिवन बाय WHO एंड इज इवन फॉलोड बाय द इंडिया। इंडिया में जो गाइडलाइन है, डिप्सी गाइडलाइन, उसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। 75 ग्राम 2 घंटे के बाद GTT का टेस्ट करो, जो कि बेसिकली हम 75 ग्राम का देते हैं। हाँ या ना बोलो। चलो नेक्स्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनल साइकिल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर। क्योंकि मोस्ट कॉमनली कब होता है, पीक इज 24 to 28 वीक्स। और कौन सा वाला हार्मोन है मोस्ट कॉमनली इन्फ्लुएंस करता है? प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, लैक्टोजेन, HPL बोलते हैं। क्या नाम है? सॉरी, ह्यूमन HPL प्लेसेंटल लैक्टोजेन। लैक्टोजेन। ये क्या करता है बताओ? ये क्या करता है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस। हाँ, इंसुलिन का काम को रोकता है। हाँ या ना बोलो। दिस इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो अगर जैसे बढ़ गया इंसुलिन का रेजिस्टेंस, वो इंसुलिन काम करना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ए मैटरनिटी नर्स शुड स्क्रीन फॉर डायबिटिक मेलिटस इन प्रेगनेंसी एट व्हाट? कब टेस्ट करना चाहिए? 24 to 28 weeks. Yes, 24 to 28 weeks. A primary long-term goal for the pregnant client with a diabetes mellitus is to dash minimize dietary fluctuations, keep blood sugar level stable, minimize amount of insulin given, deliver an optimal healthy baby. Keep blood sugar level stable. अच्छा, एक चीज़ नोट ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। पहला तो गोल होगा डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखना चाहिए। कैसे? नंबर 1 डाइट कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 2 एक्सरसाइज। ठीक है। अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं होता देन वी आर गोइंग टू गिव ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, स्टिल नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, देन विल स्टार्ट इंसुलिन। दिस इज व्हाट एक्चुअली इंडिकेटेड। लेकिन नहीं दे सकते ना। नहीं, ये नहीं, वही बात पे आ रहा हूँ, वही बात बोलूंगा। लेकिन दिस इज स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर एनीवन एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ये बेसिकली रिकमेंड ऐसे नहीं किया जाता। कैसे रिकमेंड नहीं है? क्यों? क्योंकि OHA इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों? दिस यूज टू क्रॉस द प्लासेंटा। हाँ या ना बोलो। ये प्लासेंटा को क्रॉस कर लेता है एंड दिस यूज टू कॉज कॉन्जेनिटल एनोमली। तो इसीलिए मेटफॉर्मिन दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। नथिंग शुड बी गिवन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नहीं दिया जाता। कौन सा? इंसुलिन इज रिकमेंडेड। ठीक है ना। द ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन। ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए क्या? दिस डू नॉट क्रॉस प्लासेंटा। डू नॉट क्रॉस प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के अंदर घुस के ये नहीं जाता है अंदर फिटस के अंदर, तो मदर के अंदर ही ग्लूकोज को ये कम कर लेगा और फिटस के अंदर भी ग्लूकोज ज़्यादा नहीं जाएगा। और इंसुलिन भी जो ज़्यादा हम देते हैं मदर को वो भी फिटस के अंदर नहीं जाएगा। तो बढ़िया है ना। फिर कंपेयर टू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन इज बेस्ट।
इसलिए हम मानते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन। एंड साथ में कैसे दिया जाता है, द शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग, या फिर लॉन्ग एक्टिंग भी दिया जाता है बेस्ड ऑन लाइक इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कितना है। लेकिन मोस्ट कॉमनली शॉर्ट एक्टिंग के साथ आइदर तुम इंटरमीडिएट एक्टिंग दो या फिर लाइक लॉन्ग एक्टिंग दिया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग इज रिकमेंडेड अलॉन्ग विथ अनदर वन। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस इज व्हाट। इंसुलिन। यहां पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इज अगेन इंसुलिन। ये सारे जो भी तुम बोल रहे हो ना, दिस आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ग्लिपिजाइड हो गया, मेटफॉर्मिन हुआ, ट्रोग्लिटाजोन हुआ, ठीक है, वो सारे होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। बट इंपॉर्टेंट इज इंसुलिन विल नॉट क्रॉस द प्लासेंटा। दे यूज टू क्रॉस प्लासेंटा, OHA क्रॉस प्लासेंटा, एंड इसलिए बेहतर है कि मत दो। इंसुलिन क्रॉस नहीं करता, बढ़िया है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ओमेन फॉर जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पोटेंशियल ओमेन फॉर जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस मतलब कौन सा ओमेन है जिसको ज़्यादा रिस्क है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस होने का। ये हैविंग ए प्रीवियस बर्थ ऑफ ओवरवेट बेबी, प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनेस, ओबेसिटी, एज लेस देन 30 years, एज लेस देन 30। ठीक है, अगर किसी को ओबेसिटी है, जीडीएम हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमेनेस है, हो सकता है। किसी को अगर पहले जो बेबी हुआ था उसका ओवरवेट बेबी हुआ था, तो ये सारे रिस्क हैं। एज लेस देन 30 years इज अनकॉमन, जहाँ पर जीडीएम होने का खतरा है। 30 years के बाद या 35 years के बाद जीडीएम होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है मोस्ट कॉमनली जो डायबिटीज़ होता है दिस इज ड्यू टू एज रिलेटेड फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स, जो कि लेट पीरियड में ज़्यादातर कॉमनली होता है। एंड इंडिया में पता है ना सबको, आजकल तो मिड एज ग्रुप में मतलब मिड एडल्टहुड में ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, या फिर थोड़ा सा पहले जब लेट एडल्टहुड में होता था, आजकल जो मिडिल एडल्टहुड में हो जा रहा है डायबिटिक मेलिटस, तो ज़्यादातर कॉमनली जो होता है 35-40 के अराउंड डायबिटीज़ आना शुरू हो जाता है आजकल, जो पहले नहीं था। लेकिन अभी ये 30 years से कम वाले बच्चों को ज़्यादातर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग प्रॉब्लम डज नॉट टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस। अनकंट्रोल्ड जेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस से कौन सा नहीं होता है, कौन सा प्रॉब्लम नहीं होता है? मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया, फिटल डिमाइस, इनसफिशिएंट amniotic fluid, मैटरनल हाइपरटेंशन। इनसफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ, ये नहीं होता। जैसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोमिनेस, ओलिगोहाइड्रोमिनेस, पॉलीहाइड्रोमेनेस होता है। हाँ, ये तो नहीं होता। पॉलीहाइड्रोमिनेस ज़्यादातर होता है। ओलिगो कब बोलेंगे, व्हेन लेस देन 200 ml। 200। इफ मदर इज डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर को डायबिटीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इफेक्ट्स में प्रोड्यूस ऑन फिटल ग्रोथ, फिटल ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा? कंजेनिटल एनोमली होगा, स्टिल बर्थ होगा, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। कंजेनिटल एनोमली होता है मोस्ट कॉमनली क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। Yes, जी। स्टिल बर्थ होता है, ठीक है ना। Yes, sir. स्टिल बर्थ होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाँ है ना। हाइपोक्सिया की वजह से कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी क्यों होता है? ड्यू टू शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया होता है एंड मैक्रोजोमिया, दोनों की वजह से होगा, है ना। Yes, जी सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। मैटरनल कीटोएसिडोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंट इंटेक ऑफ व्हाट? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अगर कीटोएसिडोसिस बात करें तो कीटोन्स बॉडी में ज़्यादा होना, ठीक है, कीटोन्स ज़्यादा होना, ठीक है। तो कीटोन्स के अंदर क्या क्या आता है? एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, और क्या? एसीटोन एंड एसीटोएसीटेट। तो ये सारे कीटोन्स होते हैं जो कि दिस आर गोइंग टू बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ फैट। अगर फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो ये सारे बनेंगे। तो जो कीटोन्स हैं वो क्यों बन रहा? क्योंकि जो जीडीएम वाला केस में मोस्ट कॉमनली क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ज़्यादा बढ़ गया, देयर इज डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कम मतलब यूटिलाइज होता है,
इसके वजह से देर इज डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कम बनेगा। तो बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो बॉडी विल लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स, अल्टरनेटिव सोर्स से वो एनर्जी बनाएगा एंड दैट इज योर फैट। जैसे ही फैट यूटिलाइज होना शुरू होता है वहाँ से क्या बनेगा? कीटोन्स बनेगा। समझ गए ना बात? तो इसलिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं करेंगे सो द बॉडी विल लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स। समझ गए? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. एंड दैट इज योर फैट। Hazard associated with gestational diabetic mellitus, polyhydramnios, macrosomia, birth trauma, all of these. All of the All of these. All of these, very good. The reason for the development of polyhydramnios, ये बोला कि कॉज क्या है, रीजन क्या है, ठीक है ना? पॉलीहाइड्रामिनस का रीजन क्या है? Absence of swallowing reflex in fetus, fetal diuresis, increased transudation, hyperplasia of the blood vessels. डाययूरेसिस। फिटल डाययूरेसिस, वेरी गुड। मतलब ज़्यादा यूरिनेट करना। क्यों? बॉडी के अंदर फिटस का क्या है बताओ? फिटल हाइपरग्लाइसेमिया है, hyperglycemia, polydipsia, ग्लाइसेमिया। इसके वजह से जो ट्रिपल पी मैंने बोला था, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया होगा इसलिए। पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफाजिया, दीज आर ट्रिपल पीज ऑफ द डायबिटिक मेलिटस। तो पॉलीयूरिया मतलब यहाँ पे एक्सेसिव यूरिनेशन करना, तो फिटल डाययूरेसिस है। नेक्स्ट इज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द इंसुलिन रिक्वायरमेंट ऑफ द डायबिटिक मदर विल डैश। आफ्टर डिलीवरी पूछ रहा है डिलीवरी के बाद इंसुलिन रिक्वायरमेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर का जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा? डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, नो अल्टरेशन, इंसुलिन कैन बी विड्रॉन। क्या होगा? मदर को इंसुलिन का रिक्वायरमेंट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? कम होता है या ज़्यादा होता है? क्या होता है? कम होता है। कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन है। ये क्या करता है? प्लेसेंटा से जैसे बन गया तो वो इंसुलिन का काम को रोकता है, इसलिए मदर को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा था। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आ गया और तो एचपीएल नहीं बन रहा, तो वो इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। समझ गए? चलो, at 28 weeks of gestation a woman is at risk for diabetes as a result of what? 28 weeks of gestation के अंदर वुमेन को डायबिटीज होने का रिस्क क्यों है? इंक्रीजिंग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, इंक्रीजिंग कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इंक्रीज ह्यूमन सोमाटोट्रोपिन, डिक्रीजिंग फिटल इंसुलिन। human placental lactogen increase होती है। आंसर इज ऑप्शन ए। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है? आंख बंद करके इसको आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया इन अ बेबी ऑफ डायबिटिक मदर इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इंक्रीज्ड इंसुलिन आफ्टर डिलीवरी। हाँ या ना? आफ्टर डिलीवरी इंसुलिन ज़्यादा बन रहा लेकिन ग्लूकोज नहीं आ रहा मदर साइड से, राइट? इसलिए क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ZDM। आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा। स्टिल डाउट कैन आस्क मी। सर ओके, बंद करो। Thank you so much. ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।